बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया, जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं, और इसका काम तमाम कर दे, तो नहीं यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो, वो उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी, मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करूंगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोल, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वो गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोल, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब ये तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वो ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वो लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा, ये बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं, वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। मालिक, ये संदूक मुझे पंचक्की के पास मिला। इसमें एक बच्चा है जो गंदे कपड़े पहनकर सो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी पत्नी का प्रार्थना सुन लिए और भगवान ने ही यह बच्चा हमारे पास भेजे है। अब ये बच्चा हमारा है। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे यह बच्चा बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी की संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर से सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला,
क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? कैसा काम बताइए? रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। ये पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के भी दूंगा। हाँ, मैं जाऊंगा और मैं आपका पत्र आपके घर तक पहुंचाऊंगा। चक्की का मालिक और उसका बेटा दोनों तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वो औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? और इतनी रात में तू यहाँ क्या कर रहा है? पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को ये खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। बेटा, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो, लेकिन ये डाकुओं का घर है और मैं डाकुओं की नौकरानी हूँ। लड़के को ये जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वो उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुंचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। ये खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। ठीक है दादी, तो मैं अब चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सोने के लिए जगह दी। अपना ख्याल रखना। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने ये कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने तुम्हें जो काम दिया था, क्या वह काम तुमने कर दिया? तुमने लड़के को ठिकाने लगा दिया? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें उस लड़के को ठिकाने लगवाने में? जी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया। अभी वह लड़का छोटी रानी के कमरे में है। आपके कहने पर मैंने उन दोनों का शादी करवा दिया। क्या शादी करवा दिया? मैंने कब कहा था शादी करवाने के लिए?
जी आपने ही तो खत में लिखा था, मेरे आने से पहले इन दोनों का शादी करवा देना, तो मैंने शादी करवा दिया। जब राजा को पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वो खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वो पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही ये लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। फिर ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है। ये सूख गया है, क्यों? अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। इसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा, तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब ये पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा।